नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रमेश सिंह इकोनॉमिक्स की किताब चल रही है, जहां पे पिछली बार लेक्चर को छोड़ा था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वॉशिंगटन कंसेंसस, बीजिंग कंसेंसस और सैंटियागो कंसेंसस के बारे में बात कर लिया था। ये जो पूरी की पूरी वीडियो है, दिस विल बी डेडिकेटेड टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एक ट्रिकी टॉपिक है, लेकिन ये ट्रिकी टॉपिक उनके लिए है जिनको ये टॉपिक समझ नहीं आया। जिनको समझ में आ गया उनके लिए सबसे आसान है। तो आपको बहुत बेसिक पकड़ के नेशनल इनकम को समझना है। एक बात और याद रखिएगा, जो मैं नेशनल इनकम अभी आपको बेसिक समझा रहा हूं, उसको सीधे एडिटोरियल्स या करंट अफेयर्स से मत जोड़िएगा, ठीक है। एडिटोरियल्स में, करंट अफेयर्स में क्या होता है कि बहुत ही ट्रिकी इकोनॉमिक टर्म्स को एकदम सीधे यूज कर दिया जाता है। यहां पे मैं जिस बेसिक भाषा में आपको ये चार कंसेप्ट समझाऊंगा, और जब नेशनल इनकम की बात की गई तो नेशनल इनकम में चार प्रकार की नेशनल इनकम हम लोग देखेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है नेशनल इनकम का, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है एक देश की, वो इसी नेट नेशनल प्रोडक्ट से निकाली जाती है, ठीक है भाई। तो ये जो चार कंसेप्ट्स हैं, इससे पता चलेगा बेसिकली कि नेशनल इनकम एक्चुअली में होती क्या है। इन चार प्रोडक्ट्स यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, इनको जान के आप ये भी जान जाओगे कि ये चार अलग अलग पैरामीटर्स क्यों रखे गए एक देश की इनकम को मापने के लिए। अगर आप प्रोग्रेस की बात करो, कितनी प्रोग्रेस हुई किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, ये जानना हमेशा से ही एक्सपर्ट्स के लिए काफी मुश्किल रहा है। और बहुत पहले से इनकम एक ऐसा पैमाना हुआ करता है जो कि प्रोग्रेस को डिसाइड करता है। इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस का जो आप कह सकते हो सबसे मैच्योर फॉर्म आया है, जिसकी शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई आपकी यूएस इकोनॉमिस्ट साइमन कुजनेट्स से। साइमन कुजनेट्स ने 1924 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिद्धांत दिया। हालांकि इनकम को प्रोग्रेस की पैमाने की तरह इस्तेमाल करना ऐसा नहीं है कि यूएस इकोनॉमिस्ट साइमन कुजनेट्स ने पहली बार किया, उससे भी पहले बार बहुत कोशिश हो चुकी थी, लेकिन साइमन कुजनेट्स ने कुछ अलग किया। अगर आप बात करो साइमन कुजनेट्स की, ये इकोनॉमिस्ट थे यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के, ठीक है भाई। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की, मतलब पेश की यूएस कांग्रेस के सामने। इस रिपोर्ट को टाइटल दिया नेशनल इनकम 1929 टू 1932, जिसमें इन्होंने जीडीपी के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके यूएसए की पूरी इनकम को कैलकुलेट किया, और कहीं ना कहीं इसी जीडीपी के पैमाने को इस्तेमाल करके यूएस सरकार को बताया कि आपकी ओवरऑल इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या थी और आप कैसे रिकवरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इस पूरे प्रोसेस को समझाने में ये जो जीडीपी का कंसेप्ट दिया साइमन कुजनेट्स ने, ये आगे आने वाले समय में बहुत इस्तेमाल होगा। क्या आप देखोगे, इकोनॉमी को ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए यूएस प्रेसिडेंट हर्बर्ट क्लार्क हूवर, जिनका टेन्योर था 1929 से 1933, और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जिनका टेन्योर था 1933 से 1945, उन्होंने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बहुत इस्तेमाल किया। कौन से कंसेप्ट को? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कंसेप्ट को, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, ये मेथड क्या करता है। दिस मेथड ट्राइज टू कैलकुलेट a country's income at domestic and national levels in gross and net forms। डोमेस्टिक और नेशनल लेवल्स पर, और इवन कभी कभी इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप थोड़ा बहुत जीडीपी को बदल दो तो ग्रॉस और नेट फॉर्म में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे किसी एक कंट्री की स्टैंडिंग क्या है, वो हम चार चीज़ों से जान सकते हैं। वो चार चीज़ें हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब हो गया इसका बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। होता क्या भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर। एक नेशन की जो भी उसकी बाउंड्री है, पॉलिटिकल बाउंड्री की यहाँ पे बात हो रही, मतलब कि जितना भी उसका इलाका है, उस इलाके में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, यानी उस इलाके में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उन गुड्स और सर्विसेज की फाइनल वैल्यू उस पर्टिकुलर ईयर में होगी, वो होगी उसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेसिकली कहा जाता है इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड एक फाइनेंशियल ईयर होता है, समझ गए। तो देखिए, दिस जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। एक देश में जितनी भी फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज बनी उसकी बाउंड्री के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जो कि फाइनेंशियल ईयर होता है, और इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, वो बन जाती है उस कंट्री की जीडीपी। अच्छा, अपना सेल्फ प्रमोशन तो मैं भूल ही गया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है कर दीजिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल कर लीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। देखिए,
वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको NCERT के क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की बहुत सी सब्जेक्ट्स जैसे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ अभी नहीं बनी है, धीरे धीरे करके मैं बना रहा हूँ। देखिए, सिर्फ पढ़ देने भर से NCERT बनाना होता तो अब तक बना चुका होता। उसको समझाने में पहले तो खुद समझो फिर आपको समझाओ, तो एफर्ट लगता है, इसलिए थोड़ा समय भी लगता है। तो इन द मीन टाइम आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो अगर आपको चैनल के कंटेंट से मदद मिल रही है। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी भी बना चुका हूँ, सतीश चंद्रा की मिडल हिस्ट्री शुरू हो चुकी है, रमेश सिंह की तो सीरीज चली रही है, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर चुका हूँ। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और ज्योग्राफी से भी रिलेटेड आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। ठीक है, तो आपको वीडियोस अच्छी लग रही तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जब भी मौका मिलेगा मैं आपसे इंस्टाग्राम के थ्रू बात करने की कोशिश करूँगा। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ डाउट के ऑनलाइन सॉल्विंग भी करूँ मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस लेक्चर की PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वापस आ जाते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पे। तो भाई बात कर रहे हैं GDP की। GDP का मैंने टाइम पीरियड बताया, GDP की परिभाषा बताई। अब GDP को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो आपने क्या किया, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू है उसको जोड़ दिया, मुझसे आपको एक देश की GDP मिल गई। देश की GDP निकालने का एक और तरीका है, जितना नेशनल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन। नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन क्या है, आप मार्केट में गए, नेचुरल्स आइसक्रीम की दुकान में गए, आपने एक आइसक्रीम खरीदी 40 रुपए की, 50 रुपए की, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है, कोकोनट टाइप का, ओके, आपने वो खरीद लिया। तो आपने क्या किया, एक प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, वो फाइनल प्रोडक्ट था आइसक्रीम, वो आपके पेट में चला गया, वो आगे कंज्यूम नहीं हो सकता। ठीक है भाई, अभी उस आइसक्रीम को बनाने में पीछे दूध लगा, चीनी लगी, ठीक है, वो जो कॉर्नेटो का पीछे मैदा का वो जो आउटर कवरिंग बनती है वो लगा, उसके लिए जो भी मशीन लगाई नेचुरल आइसक्रीम वालों ने, तो पूरा एक इकोनॉमिक प्रोसेस है। जो फाइनल प्रोडक्ट आइसक्रीम को बेची गई उसको GDP में जोड़ा गया। इस प्रकार से जितने भी देश के लोग हैं वो अलग अलग प्रकार की चीजें जाके मार्केट में खरीदते हैं, इसको बोला जाता है कंजम्पशन। और ये कौन सा कंजम्पशन है, ये प्राइवेट कंजम्पशन है। ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन मतलब एक इंडिविजुअल जाके कंजम्पशन कर रहा है, यहाँ सरकार का कंजम्पशन अभी नहीं बात की है मैंने। फिर आ गई गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने में क्या किया, पहला तो नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन, देश में जितने भी लोग हैं उन्होंने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी वो भाई नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन हो गई। दूसरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, भाई किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के लिए आपने कुछ मार्केट में इन्वेस्ट किया, आपने इन्वेस्ट किया, या फिर आप कह सकते हो कि किसी बाहर की कंपनी ने आके इंडिया में धंधा सेटअप किया, वो इन्वेस्टमेंट हुआ। अब ऑब्वियसली बात है, उस इन्वेस्टमेंट को फाइनल गुड्स एंड सर्विस नहीं समझा जाता है। तो आपने कुछ कंज्यूम किया, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, आपने कंज्यूम किया, उसके लिए आपने पेमेंट कर दी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होता है कि जब आपको कोई दूसरा प्रॉपर एसेट पैदा करना है, तो मान लीजिए आपको IAS बनना है, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, 50,000 रुपए की आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली, तो ये क्या था, आपने इन्वेस्टमेंट किया। किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया, कि भाई आप अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो, अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, ताकि कल की डेट में आप IAS बन जाओ। तो ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। तो इस प्रकार के सारे इन्वेस्टमेंट्स को आप इकोनॉमी में काउंट कर लो। फिर जितना भी नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको उदाहरण बताया, वो काउंट कर लो। उसके साथ साथ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अभी गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या चीज हो गई, कि देखिए सरकार जितना खर्चा कर रही है, अभी सरकार बहुत सी चीजों में खर्चा कर रही है, सरकार मनरेगा पे भी खर्चा कर रही है, ठीक है, सरकार डिफेंस की फील्ड में भी खर्चा कर रही है। तो इस प्रकार के खर्चे जब सरकार करती है तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आता है। लेकिन याद रखिए, ये जो सरकार के खर्चे हैं ना, ये देश की बाउंड्री के अंदर किसी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में इस्तेमाल होने चाहिए। बस एक ये पॉइंट है। मतलब सरकार ने उठा के किसी को ग्रांट दे दी, उसकी कंसीडरेशन GDP में नहीं आएगी, हालांकि उसकी कंसीडरेशन बाकी जगहों पे आएगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अब तक हमने GDP में देखा कि क्या क्या है। तो GDP में आ गया नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन, जितना हमने कंज्यूम किया, फिर जितना इन्वेस्ट हुआ, जितना सरकार ने खर्चा किया, और ट्रेड बैलेंस भी यहाँ पे आता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हम जो चीज़ इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंडिया में तो है ना मनी, वो तो किसी और देश में मनी है। लेकिन हम जो चीज़ इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं देश में बना है ना। तो जो हम इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो देश में बना है, और अगर वो देश के अंदर कंज्यूम नहीं हुआ, बाहर चला गया, लेकिन उसका पैसा तो देश में आया, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन अब आप समझिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो मैंने आपको चार चीजें इकट्ठी जोड़ दी, इनमें कुछ मैनिपुलेशंस हैं। GDP, GNP, आपका NNP और NDP, इनको कैलकुलेट करने में कुछ फाइनर न्यूएंसेस में डिफरेंसेस हैं।
जैसे कि जीडीपी में जब आपने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट किया, तो अभी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्यों किया? देखिए, जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो बेसिकली वो चीज़ बाहर से इंडिया में आई और हमने उसके लिए पेमेंट कर दी। हमने जो उसके लिए पेमेंट की वो पैसा इंडिया का था, बट देश के बाहर चला गया, लेकिन सामान देश के अंदर आया। बट क्या वो सामान इंडिया में बना है? नहीं बना है। तो क्या वो जो पैसा हमने बाहर भेजा है उस सामान को इंपोर्ट करने के लिए, वो हमें जीडीपी में जोड़ना चाहिए? नहीं जोड़ना चाहिए। एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट, जो हमने बाहर एक्सपोर्ट किया उसका पैसा इंडिया में आया, तो जो चीज़ हमने बाहर एक्सपोर्ट की है उसका पैसा इंडिया में आया है, वो जो चीज़ है वो बाहर चली गई। बाहर चली गई मतलब देश में इस्तेमाल नहीं हुई। तो देश में इस्तेमाल नहीं हुई तो उसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं देश के अंदर खर्चा किया गया, तो इसलिए उस चीज़ को जोड़ा। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इसलिए यहाँ पे किया जा रहा है। अब आप इस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वाले कंसेप्ट को, जो बाकी 3 चीज़ें मैंने बताई, उसके साथ जोड़ दो, आपको जीडीपी का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे बोला फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज जो देश के अंदर बनी है। अभी इस फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज को गिनना बहुत मुश्किल है, तो गिनने के लिए आपने पूरा का पूरा प्राइवेट कंजम्पशन गिन लिया, पूरा का पूरा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट गिन लिया, पूरा का पूरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिन ली। लेकिन अब आप समझिए दोस्तों, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है ना, अगर सरकार ने किसी डिफेंस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग की है, तो मान लो हमने रफाल जेट खरीदे, तो रफाल जेट तो फ्रांस से आ रहे हैं, हमने पेमेंट फ्रांस को कर दी। क्या रफाल जेट इंडिया में बने? नहीं बने। तो क्या रफाल जेट की जो कॉस्ट है उसको इंडिया की जीडीपी में गिनना जरूरी है या सही है? ऑब्वियस सी बात तो सही नहीं है। अरे भाई, जीडीपी का मतलब ही यही है कि जो चीज इंडिया के अंदर बनी हो। रफाल जेट तो इंडिया में बने ही नहीं, वो तो बाहर से आए हैं। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर पूरी गिनोगे तो रफाल जेट के दाम भी गिन लोगे, बट वो तो फ्रांस में बने हैं, तो वो हमारी जीडीपी में कैसे आए? इसलिए इंपोर्ट हटा देते हैं। ये जो ट्रेड बैलेंस वाला फैक्टर था ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इंपोर्ट आप क्यों माइनस कर रहे हो? क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, कंजम्पशन में अगर हमने कोई एक ऐसी, अब जैसे आप कोई कंजम्पशन करते हो तो जरूरी तो है ना कि आप हर वही चीज खरीदो जो कि इंडिया में बनी है। अभी आप मान लो आईफोन यूज करते हो, आईफोन तो इंडिया में बना नहीं, अब बनने लगे हैं, बट मान लीजिए आपने तब आईफोन खरीदा जब बाहर से इंपोर्ट होकर इंडिया में आया था, तो क्या वो इंडिया में बना था? नहीं। तो क्या आपने वहां पे जो कंजम्पशन किया वो जीडीपी में काउंट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीज ही बाहर से आई है। तो ऐसे केसेस में जो चीज इंपोर्ट होकर इंडिया में आ रही है उसकी जो वैल्यू होगी उसको माइनस कर देते हैं यहां से। अब पॉइंट आपको थोड़ा बहुत सेंस बना रहा होगा, आई होप समझ गए आप बात को। इसीलिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। वहीं पे अगर आप एक्सपोर्ट की बात करो, जो चीज देश के बाहर जा रही है, बनी तो इंडिया में ना, तो जब वो बनी इंडिया में तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो इंडिया में हुई ना, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हुई, तो जीडीपी में काउंट होगा। इसलिए एक्सपोर्ट को जीडीपी में काउंट किया और इंपोर्ट को माइनस कर दिया। वो इंपोर्ट के थ्रू जो भी चीज इंडिया में आई वो हमने कंज्यूम की या गवर्नमेंट ने स्पेंड की, उसको निगेट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि इंपोर्ट को माइनस कर दो। तो जो भी सरकारी इन्वेस्टमेंट हुआ, जो भी आपने प्राइवेट कंजम्पशन किया बाहर से इंपोर्ट की चीजों को, वो ऐसे ही माइनस हो गई। तो जीडीपी के फाइनल फिगर में वो फर्क नहीं डालेगी। तो जीडीपी में फाइनली हमें क्या फिगर मिलेगा? हमें फिगर मिलेगा द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। आई होप यहां पे मैं थोड़ा सेंस बना पा रहा हूं आपके साथ। अब जब बात होती है जीडीपी की, तो आपको 3 कंसेप्ट समझने की जरूरत है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां पे एक फाइनल नाम का शब्द भी आ रहा है। मैंने आपको क्या बोला कि जीडीपी क्या है? जीडीपी है भाई आपका वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे सबसे पहले तो समझो कि भैया फाइनल का क्या मतलब है। फाइनल का मतलब ये होता है कि वो चीज फाइनली कंज्यूम हो गई, अब वो दोबारा नहीं इस्तेमाल की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपने आइसक्रीम खाई, अभी आइसक्रीम तो आपके पेट में चली गई, दोबारा इस्तेमाल हो सकती है क्या? दोबारा बिक सकती है क्या मार्केट में? नहीं बिक सकती। तो वो फाइनल गुड हो गया। ठीक है, मतलब कि एक चीज आपने कंज्यूम कर ली, वो फाइनली खत्म हो गई, उसको बाद में आप नहीं बेच सकते। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के दाम आपको जोड़ने, तो ये जीडीपी में एक फाइनल शब्द याद रखिएगा। दूसरा ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल। ठीक है, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में ग्रॉस के लिए मतलब टोटल के लिए ग्रॉस को इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट मैथमेटिक्स में भी टोटल को ग्रॉस ही कभी कभी बोलते हैं, अगर आप एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है वो उस कंट्री की बाउंड्री के अंदर हुई है। और जब कंट्री के बाउंड्री के अंदर हुई है तो ऑब्वियस सी बात है, जो देश चीजें हम देश में इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो किसी और कंट्री में बनी है, तो वो वहां की जीडीपी में जुड़ी होगी। समझ गए? और प्रोडक्ट मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में फाइनल समझ में आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रॉस और डोमेस्टिक समझ में आ गया। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट मतलब वो गुड्स और सर्विसेज जिनकी खरीदना बेचना यहाँ पे चल रहा है। ओके, ये समझ में आ गया आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कि भाई
क्या यूजेज है यहाँ पे जीडीपी के कंसेप्ट का, अलग अलग यूजेज क्या है। पहला जो यूजेज यहाँ पे बताया गया है कि एक इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है और एक इकोनॉमी कितनी घट रही है, ये आप जीडीपी से पता कर सकते हो। पर एनम परसेंटेज इन द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है भाई, मान लीजिए एक साल में एक कंट्री की इकोनॉमी थी 100 रुपए और अगले ही साल उस कंट्री की इकोनॉमी हो गई 107 रुपए। तो अगले साल जब उस कंट्री की इकोनॉमी हो गई 107 रुपए, उससे पहले थी 100 रुपए, तो कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ, 7% का इंक्रीज हुआ, मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और अगर पहले साल 100 थी, दूसरे साल हो गई 93, तो कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, तो 7% का डिक्रीज हुआ। तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में आप इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है घट रही है ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जीडीपी का पहला इस्तेमाल है। तो हमने भाई देखा कि भाई ग्रोथ, एक इकोनॉमी बढ़ रही है, इकोनॉमी कम हो रही है, ये बता सकता है जीडीपी। लेकिन जीडीपी की एक प्रॉब्लम है, ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। और क्वांटिटेटिव कंसेप्ट में क्या है कि ये आपको साइज बताएगा इकोनॉमी का कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है, लेकिन ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी कम है। कहने का मतलब क्या है कि जीडीपी में क्वांटिटी है बट क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी इन द सेंस क्या है कि भाई एक इकोनॉमी में जो गुड्स और सर्विसेज पैदा हो रही हैं उसकी टोटल कितनी वैल्यू है ये आपको बता देगा। ठीक है, वो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन का लेवल है साल दर साल वो बढ़ रहा है या घट रहा है, ये जीडीपी आपको बता देगा। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी में वो क्या है, ये जीडीपी आपको नहीं बता पाती है। ठीक है, फिर अगर आप देखो दुनिया भर में कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स की फील्ड में जीडीपी को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब कंट्रीज की रैंकिंग होती है तो कौन से बेसिस पे होती है, तो भाई जीडीपी के बेसिस पे होती है। और ये रैंकिंग होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी, जीडीपी दो प्रकार की होती है, एक होती है भाई आपकी नॉमिनल जीडीपी, एक होती है आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, इवेल्युएटेड एट करंट मार्केट प्राइस इन आइदर द लोकल करेंसी और इन द यूएस डॉलर एट द करेंसी मार्केट एक्सचेंज रेट्स इन ऑर्डर टू कंपेयर कंट्रीज जीडीपी इन प्योरली फाइनेंशियल टर्म्स। तो मान लीजिए यूएस की जो इकोनॉमी है वो है $15 ट्रिलियन और चाइना की जो इकोनॉमी है मान लीजिए वो है $15 ट्रिलियन। लेटेस्ट फिगर देख लीजिए, मैं ठीक से याद नहीं है मेरे को। ठीक है, तो यूएस की इकोनॉमी या चाइना की इकोनॉमी से ज्यादा दिख रही है। ठीक है भाई, चाइना में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई और यूएस में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, दोनों को आपने जोड़ दिया और इकोनॉमी का फिगर कुछ ऐसा निकल के आया। लेकिन फिर आ जाता है कंसेप्ट परचेजिंग पावर पैरिटी का। अच्छा, ये $12 ट्रिलियन और $15 ट्रिलियन में आप समझ सकते हो कि चाइना में कैलकुलेशन हुई होगी रेनमिनबी में और यूएस में हुई होगी यूएस में। और रेनमिनबी में ऑब्वियसली बात है जो कैलकुलेशन हुई होगी उसको मार्केट के एक्सचेंज रेट के हिसाब से, यानी एक यूएस डॉलर के कितने रेनमिनबी मिल रहे हैं उसके हिसाब से उस टोटल रेनमिनबी को यूएस डॉलर में बदल दिया गया होगा। दुनिया भर की जीडीपी को नॉर्मल का डॉलर्स में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यूएस में तो चीजें यूएस डॉलर की बिक रही है, बट चाइना में तो रेनमिनबी की बिक रही है ना। बट चाइना के रेनमिनबी को, टोटल रेनमिनबी की वैल्यू को आपने डॉलर में बदल दिया। और परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या हुआ दोस्तों कि मान लीजिए चाइना में एक पेन 10 रेनमिनबी का बिक रहा है और यूएस में एक पेन $1 का मिल रहा है, तो यहाँ पे $1 10 रेनमिनबी के बराबर हो गया। तो जब आप लिविंग कॉस्ट को कंपेयर करते हो और लिविंग कॉस्ट के कंपैरिजन के हिसाब से जिसकी जीडीपी एब्सोल्यूट टर्म्स में कम आ रही है उसको रीएडजस्ट कर दो। तो चाइना में जो प्रोडक्ट्स 100 रेनमिनबी में बिक रहे हैं वही प्रोडक्ट्स यूएसए में आप $40 से $50 में खरीद लो। तो आप कह सकते हो कि यूएस की करेंसी की वैल्यू ज्यादा है, बट ओवरऑल आप देखो तो चाइना कम दाम में ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर दे रहा है। तो जो चाइना की कम जीडीपी आपको यहाँ नजर आ रही है $12 ट्रिलियन की, उसको जो परचेजिंग पावर पैरिटी पे थोड़ा बढ़ाया जाएगा और बढ़ के जब वो पहुंचेगी $22 ट्रिलियन तो वो यूएस की जीडीपी से ज्यादा नजर आएगी। ये है पूरा का पूरा यहाँ पे लॉजिक दोस्तों परचेजिंग पावर पैरिटी का। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो दुनिया भर की कंट्रीज को परचेजिंग पावर पैरिटी पे रैंक करता है। अगर आप देखो तो 2019 का डाटा उठा के देखा जाए किसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसका 2019 के अक्टूबर का डाटाबेस बताता है कि इंडिया की जीडीपी उस समय पे परचेजिंग पावर पैरिटी पहुंच गई थी $9.4 ट्रिलियन। चाइना और यूएसए के बाद परचेजिंग पावर पैरिटी पे हम तीसरे नंबर पे थे। करेंसी फ्लक्चुएशंस के हिसाब से देखो तो 5वें नंबर पे पहुंच गए थे जब अगर आप रुपी को यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करो। अभी के लिए देखो कोरोना में हम लोग फिर से जापान के पीछे चले गए, मतलब कि पहले जो कि हम तीसरे नंबर पे परचेजिंग पावर पैरिटी पे पहुंच गए थे जीडीपी में, अब हम फिर से जापान के पीछे चले गए, चौथे नंबर पे चले गए। और ऐसा बोला जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ समय बाद ही हम फिर से अपनी तीसरे नंबर की पोजीशन को पा पाएंगे।
ठीक है, अब हम किस नंबर की पोजीशन पे है उस पर ना जाते हुए आई होप आपको जीडीपी का कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया हो, नॉमिनल जीडीपी क्या होगी ये समझ में आ गया हो, और परचेजिंग पावर पैरिटी पे जीडीपी क्या होती है ये समझ में आ गया हो। ठीक है, आगे चलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट्स मैंने दे रखे हैं, रियल जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी पर कैपिटा, इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन की है, आपको इस वीडियो के एंड तक ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। अब जीडीपी और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या फर्क है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एन एनुअल मेजर ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ नेशन that is adjusted to account for depreciation and is calculated by subtracting depreciation from the gross domestic product। यानी सिंपल फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपने माइनस कर दिया यहाँ पे डेप्रीसिएशन, और जब आपने डेप्रीसिएशन को माइनस कर दिया तो आपको मिल गया एनडीपी। अब सवाल उठता है कि भाई ये डेप्रीसिएशन क्या है? ठीक है, तो बेसिकली जीडीपी माइनस टोटल वैल्यू ऑफ वियर एंड टियर। देखिए हमारे देश में जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को बनाने में जिन एसेट्स का प्रयोग हो रहा है, ओके, उन एसेट्स में जो डेप्रीसिएशन होता है उस डेप्रीसिएशन को हर साल जीडीपी में से माइनस किया जाता है। पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है डेप्रीसिएशन का। यहाँ पे डेप्रीसिएशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मान लीजिए कि अब ट्रैक्टर बनाने की कोई एक मशीन है, ठीक है, आपको पता है कि एग्रीकल्चर फील्ड में ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और कोई बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स जैसी, वो ट्रैक्टर बनाती है। अभी ट्रैक्टर बनाने के लिए टाटा मोटर्स के पास एक बहुत बड़ी सी मशीन है जो कि टाटा मोटर्स ने मान लो 4 करोड़ की खरीदी, ठीक है भाई। अब साल दर साल टाटा मोटर्स इस मशीन का प्रयोग करके ट्रैक्टर बनाएंगे, एज सिंपल एज दैट। समझ गए बात को? ट्रैक्टर मार्केट में जाएगा, बिक जाएगा, ओके। लेकिन ये जो एसेट है आपका, वो मशीन जो कि ट्रैक्टर बना रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो मशीन है, क्या ये मशीन हर साल जीडीपी में काउंट होती है? ऑब्वियस सी बात है नहीं। जिस साल टाटा मोटर्स ने इस मशीन को अपनी आप कह सकते हो इन्वेंट्री में इस्तेमाल किया होगा, इंक्लूड किया होगा, इस्तेमाल करना शुरू किया होगा, जिस साल उस पर्टिकुलर मशीन को, जिस मशीन से टाटा मोटर्स ट्रैक्टर बनाते हैं, उस साल जब उस मशीन को खरीदा होगा टाटा मोटर्स ने, उस मशीन की कॉस्ट जीडीपी में जुड़ी होगी। बट हर साल उस मशीन की कॉस्ट जीडीपी में नहीं जुड़ती है, बट वो मशीन हमारे लिए एक एसेट है। समझ गए? वो मशीन हमारे लिए एक एसेट है, और साल दर साल उस मशीन की एफिशिएंसी सेम नहीं रहेगी। तो मान लीजिए कि इस साल टाटा मोटर्स ने उस मशीन का इस्तेमाल करके कुछ ट्रैक्टर बनाए 10, अगले साल बनाए 10, तो उसके अगले साल हो सकता है 9 ही बनाए, उसके अगले साल हो सकता है 8 ही बनाए, और कहीं ना कहीं उस मशीन की लाइफ कम होगी, उस मशीन की 1-2 बियरिंग्स पार्ट टूट जाएंगे तो उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसमें खर्चा होगा, उस मशीन में वियर एंड टियर होगा। तो इस प्रकार के एसेट्स, जिन एसेट्स का प्रयोग करके हमारे देश में गुड्स और सर्विसेज को बनाया जाता है, उन एसेट्स में वियर होता है, टियर होता है, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होता है, और उस नुकसान की भरपाई के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ता है उसको बोला जाता है डेप्रीसिएशन। यानी हमारे एसेट्स, जिन एसेट्स के दम पे हम लोग नए गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, उन एसेट्स में नुकसान होता है, कुछ वेयर एंड टेयर होता है, और उस वेयर एंड टेयर के नुकसान की इकोनॉमिक वैल्यू को कैलकुलेट करके हम निकालते हैं डेप्रीसिएशन, और इसी डेप्रीसिएशन को जब आप जीडीपी से माइनस कर दोगे आपको मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ गए? हर साल हर एसेट डेप्रिसिएट करता है, केवल ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा एसेट है जो डेप्रिसिएट नहीं करता। ह्यूमन बीइंग में ही वियर एंड टियर नहीं होते। एक इकोनॉमी में कितना डेप्रिसिएशन होता है ये कौन कैलकुलेट करता है? तो उस पर्टिकुलर इकोनॉमी, उस पर्टिकुलर देश की सरकार डिसाइड कर रही है कि उस इकोनॉमी में कितना डेप्रिसिएशन होता है। जैसे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि कितना डेप्रिसिएशन होता है, और हर साल एक लिस्ट पब्लिश की जाती है कि भाई इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना डेप्रिसिएशन हुआ, आपका सर्विस सेक्टर में कितना डेप्रिसिएशन हुआ, सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर में कितना डेप्रिसिएशन हुआ। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हर सेक्टर वाइज डेप्रिसिएशन की एक लिस्ट पब्लिश करता है, और उस लिस्ट के दिए हुए पैरामीटर्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि हाँ भाई ओवरऑल कितना डेप्रिसिएशन हुआ, और फिर उस डेप्रिसिएशन को आप जीडीपी से माइनस कर दो, हो गया एनडीपी। तो डेप्रिसिएशन का मतलब आपको समझ में आ गया? कहने मतलब ये कि मान लीजिए आपके घर में पंखा है, अभी पहले साल जो पंखे की एफिशिएंसी होगी दूसरे साल वो थोड़ी ना होगी, तीसरा साल हो सकता है कि उसका कैपेसिटर टूट जाए तो आपको कैपेसिटर बनवाना पड़े। तो कैपेसिटर बनवाने के लिए आपने मान लो 300 रुपए दे दिए पंखे में कैपेसिटर बनवाने के लिए, तो 300 रुपए का तो वियर एंड टियर हो गया ना भाई। समझ गए आपको? तो आपकी जेब से निकल गए। उसी प्रकार से हमारे देश की सरकार से
हमारे देश की इकोनॉमी के जेब से अक्सर कर पैसा निकलता रहता है उन कैपिटल गुड्स को मेंटेन करने में जिससे हम दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। तो भाई उस डेप्रिसिएशन को तो आपको माइनस करना पड़ेगा ना अपनी जीडीपी से। तो जब आप उसको जीडीपी से माइनस कर दोगे, क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ गए आपको? तो ये सिर्फ प्रोडक्ट्स में नहीं होता है, करेंसी में भी होता है। तो आपको पता ही है कि हमारी जो करेंसी है वो मार्केट के हिसाब से अपना दाम बदलती है। तो हो सकता है कि आज यूएस डॉलर के अगेंस्ट रुपए का वैल्यू चल रही हो 75 रुपए, कल हो सकता है 73 हो जाए, अगले दिन हो सकता है 72 हो जाए, चौथे दिन हो सकता है 77 हो जाए। तो जब यूएस डॉलर के रिस्पेक्ट में हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है, तो मान लीजिए एक दिन पे, आज के दिन पे यूएस डॉलर के बदले में आपको 73 रुपया मिल रहा है और कल की डेट में आपको 75 रुपया मिला, तो आपकी करेंसी की वैल्यू गिली, क्योंकि एक डॉलर के रिस्पेक्ट में जब ज्यादा रुपए मिलने लगे, मतलब हमारी रुपए की वैल्यू यूएस डॉलर के रिस्पेक्ट में कम हुई है, तो हो गया डेप्रिसिएशन। और वहीं जब हमारी रुपए की वैल्यू यूएस डॉलर के रिस्पेक्ट में बढ़ती है, मान लो 71 हो गई 75 से, तो ये क्या हो जाएगा? एप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन करेंसी में भी होता है। तो जब हमारी करेंसी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू सम सेकंड करेंसी कम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन केवल एसेट्स में मत समझिए, डेप्रिसिएशन हमारे देश की करेंसी में भी होता है। तो यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो गया? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। और इससे आपको पता चल जाएगा कि एनडीपी एक इकोनॉमी की हमेशा जीडीपी से कम होगी। बट यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जिन कैपिटल एसेट्स की वैल्यू वियर एंड टियर की वजह से घट रही है ना, उस वियर एंड टियर को अगले सालों में काउंट किया जाता है। तो मान लीजिए कि इस साल कार बनाने के लिए मारुति ने कोई मशीन रखी, तो इस साल उस मशीन की वैल्यू जीडीपी में जुड़ जाएगी, लेकिन उस मशीन में जो वियर एंड टियर होगा ना, वो जीडीपी को कम करेगा अगले साल या उससे आगे आने वाले सालों में। तो जो कैपिटल एसेट्स हैं जो हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज को पैदा करते हैं, वो डेप्रिसिएशन हमें उस साल की जीडीपी से कम करना पड़ता है। मतलब भले ही कोई एक ऐसी मशीन है जो आज की डेट में गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है इंडिया में, उस मशीन को 10 साल पहले खरीदा गया होगा या 5 साल पहले खरीदा होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट उस मशीन में जो भी डिप्रिसिएशन हुआ है, उसके डेप्रिसिएशन को आप आज की जीडीपी से भी माइनस करोगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकालने के लिए। अब आपको डेप्रिसिएशन का रियल मतलब समझ में आ जाना चाहिए। हालांकि दुनिया भर की सरकारें डेप्रिसिएशन से होने वाले इंपैक्ट को कम करने की कोशिश करती हैं। दुनिया भर की सरकारें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाने की कोशिश करती हैं, जिससे उनके देश में जो डेप्रिसिएशन है ना, वो कम हो जाए। क्योंकि जितना डेप्रिसिएशन कम होगा, उतना ही ज्यादा उनकी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी। आप देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मशीनों की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, नए नए प्रकार के लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि डेप्रिसिएशन में खर्चा कम हो, वियर एंड टियर कम हो। तो यहाँ पे एनडीपी का जो कंसेप्ट है, इसके अलग अलग यूज क्या क्या है, एनडीपी के कंसेप्ट के क्या क्या यूज हो गए। देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे एनडीपी के कंसेप्ट का पहला यूज क्या है? पहला यूज ये हो गया कि भैया समझना, टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल सिचुएशन ऑफ लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन टू द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी को हर साल पुराने सामान के डिप्रिसिएशन के चलते कितना नुकसान हो रहा है, इस चीज को समझना। ठीक है ना भाई? और कंपैरेटिवली, मतलब पिछले 10 सालों में इंडस्ट्री और ट्रेड के फील्ड में कितना डेप्रिसिएशन था और आज के साल में इंडस्ट्री और ट्रेड के फील्ड में कितना डेप्रिसिएशन है। तो अगर आज के साल में पहले के रिस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन कम है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट थोड़ी इंप्रूव हुई है, क्योंकि आज की डेट में हम उसी पर्टिकुलर फील्ड में अपने डिप्रिसिएशन को कम कर पा रहे हैं। और जब हम अपने डिप्रिसिएशन को कम कर पा रहे हैं, मतलब क्या है कि हम वियर एंड टियर को कम कर पा रहे हैं, मतलब हम अपनी मशीनों की एफिशिएंसी को बढ़ा पा रहे हैं। तो एट द सेम टाइम ये डेप्रिसिएशन को क्या दिखाता है? ये डेप्रिसिएशन को ये दिखाता है कि एक इकोनॉमी ने रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में कितनी प्रोग्रेस की है, क्योंकि जितना कम वो अपना डेप्रिसिएशन कर देगा, उतना ही वो दिखाएगा कि उसकी रिसर्च, डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस अच्छी है। ठीक है भाई? अब यहां पे आप समझो, एक कंट्री में डेप्रिसिएशन कितना है, ये कौन डिसाइड करता है? तो उस पर्टिकुलर देश की सरकार डिसाइड करती है। और डेप्रिसिएशन कैसे डिसाइड किया जाता है? तो डेप्रिसिएशन को बहुत अलग अलग पैमानों पे डिसाइड किया जाता है। डेप्रिसिएशन को आप लॉजिक पे भी डिसाइड कर सकते हो। तो लॉजिक पे कैसे डिसाइड करोगे? तो आप ये मान लो कि भाई एक घर बनाया गया, एक बड़ा सा विला बना, उस विला को बेचा जा रहा है। अभी उस विला को ये माना गया कि मान लो वो विला 100 साल तक चलेगा, वो पर्टिकुलर घर 100 साल तक चलेगा। तो अगर ये मान लिया गया कि वो पर्टिकुलर घर 100 साल तक चलेगा, तो आप मान सकते हो कि परसेंटेज टर्म्स में हर साल उस पर्टिकुलर विला की जो वैल्यू है, कीमत है, वो 1% घट जाएगी। तो ये लॉजिक है
इस प्रकार के बहुत से लॉजिक्स यूज किए जाते हैं। तो एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसा किया जाएगा, इसकी कोई देखिए वेल डिफाइंड मेथोडोलॉजी नहीं है। ये देश की सरकार डिसाइड करती है कि डेप्रिसिएशन को इस्तेमाल कैसे करना है, और कभी कभी डेप्रिसिएशन को एज अ पॉलिसी मेजर भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फरवरी 2000 में हैवी व्हीकल्स का जो डेप्रिसिएशन था वो सरकार ने 20% से बढ़ा के 40% कर दिया। तो मतलब 2000 से पहले हैवी व्हीकल्स के डेप्रिसिएशन कितना था, सालाना 20%। तो अगर सालाना डेप्रिसिएशन 20% है, मतलब कि अगर वो वैल्यू 100 रुपए की, वो चीज 100 रुपए की है, तो 20% के हिसाब से मानो तो लमसम ले लेते हैं कि भाई 5 सालों में चीज खत्म हो जाएगी। हालांकि इस प्रकार से डेप्रिसिएशन काम नहीं करता। 100 रुपए की कोई वैल्यू है तो 20% का डेप्रिसिएशन हुआ तो कितना हो गया, 80। उस 80 पे 20% का डेप्रिसिएशन तो हो गया, तो कितना बचा, 64। उस 64 का फिर 20% कम कर दीजिए, इस प्रकार से होता है डेप्रिसिएशन। बट फिर भी समझिए, सरकार डिसाइड करती है डेप्रिसिएशन कितना है, तो सरकार पॉलिसी मेजर की तरह डेप्रिसिएशन को कैसे इस्तेमाल करेगी। तो मान लीजिए कि कोई एक हैवी व्हीकल है 1 लाख रुपए का, ओके, तो सरकार ने उस पर 20% का डेप्रिसिएशन अनाउंस किया, तो हर साल उसकी वैल्यू 20% कम हो रही है। एक समय ऐसा आएगा जब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मान लीजिए कि सरकार को हमारी इकोनॉमी में हैवी व्हीकल्स की सेल को बढ़ाना है, तो हैवी व्हीकल्स की सेल को बढ़ाना है तो सरकार को नए हैवी व्हीकल्स खरीदने के लिए पुराने व्हीकल्स इकोनॉमी से बाहर निकालने पड़ेंगे। तो पुराने व्हीकल्स को अगर इकोनॉमी से बाहर निकालना है तो तुम एक काम करो, डेप्रिसिएशन बढ़ा दो। तो जो चीज 1 लाख रुपए की है उसका डेप्रिसिएशन अगर सरकार ने 40% अनाउंस कर दिया, तो उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू सालाना 40% से घटेगी। मतलब जल्दी ही कुछ ही सालों में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब कुछ ही सालों में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसकी कोई रीसेल वैल्यू रहेगी नहीं, लोग नई चीज खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे, और इससे उस पर्टिकुलर व्हीकल की, उस पर्टिकुलर हैवी व्हीकल्स की जो सेल है वो बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ क्या कहना है, आज की डेट में सरकारें डेप्रिसिएशन का प्रयोग करती हैं पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो जरूरी नहीं है कि डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका टेक्नोलॉजिकल, आपका साइंस का फील्ड अच्छा नहीं है। बिल्कुल हो सकता है अच्छा हो। सरकार कभी कभी आर्टिफिशियली भी डेप्रिसिएशन को ज्यादा करती है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में सेल को बढ़ाने के लिए। ठीक है भाई, तो ये था आपका एनडीपी। तो जीडीपी और एनडीपी को मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई, कुछ इस प्रकार समझाने की कोशिश की गई है जो थोड़ा जनरल से अलग है, थोड़ा स्पेसिफिक ज्यादा है। अगर आपको समझ में चीजें आई हैं जो एक एक चीज मैंने बोली है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। क्योंकि मुझे पूरी इकोनॉमी पढ़ानी है तो मुझे ये समझना पड़ेगा खुद से भी कि मैं जो अप्रोच लेके चल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। और अगर आपको चीज़ें परफेक्ट तरीके से समझ में आई हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं अपनी अप्रोच को इसी लाइन पे रख सकूँ। और आप में से कोई ये बोलेगा कि बाउंसर हो गया, नहीं समझ में आया, तो पहले तो मैं उससे बोलूँगा कि एक बार फिर से सुनो। एक दो बार फिर से सुनने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे थोड़ी अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, और फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। ये दोनों पैरामीटर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ